जय हिंद दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई को हम आरबीआई ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम का एनालिसिस देखने वाले हैं, जिसमें आपके आरबीआई ग्रेड 2 के जो महत्वपूर्ण सभी शिफ्टों से क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी का एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि जो आरबीआई ग्रेड 2 है उसमें जीए का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। किसका? जीए का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 80 के समथिंग क्वेश्चन पर शिफ्ट आते हैं। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन कराना भी संभव नहीं है एक 20 से 25 मिनट की क्लास में। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होने की संभावना है, वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरबीआई ग्रेड 2 का एग्ज़ाम है उसका एनालिसिस है, और इसमें से कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन रहने की संभावना है, तो आप याद रखेंगे ये बच्चों के मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और देखते रहना है जीएस हब बाई डीएस सर। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आप सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम तुझे बदल ही देंगे। ठीक है, याद रखेंगे कि वक्त आपको कितना भी परेशान करना है, परेशान करे तो आपको क्या करना है, आप अपने समय से हार नहीं माननी। कहने का मतलब है कि जो समस्याएं आती हैं वो सभी के जीवन में आती हैं समान रूप से, चाहे वो आप हों या हम हों। लेकिन फिर भी हम जिस प्रकार से निरंतर आपके लिए क्लासेस लेके आते हैं, तो आपको उसी प्रकार निरंतर पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम तुझे बदल ही देंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसी जोश और जुनून के साथ आप लोग अपनी तैयारी को जोड़ देंगे। और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन आया था, एक विद्यार्थी ने बताया था सर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में पूछा गया था। तो बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। इसका कारण क्या है, तो बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। सर इसकी शुरुआत जो हुई है वो आपकी 4 जनवरी 2023 को हुई है। ठीक है, जो शुरुआत की बात की जाए तो 4 जनवरी 2023 को हुई है, और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन, याद रखेंगे, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी शुरुआत होती है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। और याद रखेंगे ये 4 जनवरी 2023 को शुरुआत होती है। सरकार की ओर से 13 जनवरी को इस महत्वाकांक्षी मिशन का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। यानी कि इसका जो ब्लूप्रिंट जारी किया है वो 13 को हुआ है, लेकिन जब जो शुरुआत हुई थी, जब घोषणा हुई थी, तो आपकी 4 जनवरी थी। ठीक है, याद रखेंगे। और जो हमने लक्ष्य रखा है 2047 तक ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो वही याद रखेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बड़ी भूमिका रहने वाली है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जारी किया है, जो हमारा 2047 का नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है, नेट जीरो का नहीं बल्कि ग्रीन इंडिया बनाने का, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 4 जनवरी 2023 को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है, जो हमारे 2047 का जो मिशन रखा है उसके लिए ये क्या रखेगा, एक मिशन में बड़ी भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। तो ये क्वेश्चन था आज का पहला। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आया था कि टॉप 5 स्टील उत्पादन करने वाली कंपनियां कौन सी हैं, या इस तरह से आया था, या फिर आया था कौन नहीं है। ठीक है, या तो आया था कौन नहीं है, लेकिन हम देखेंगे जो आपकी हैं, जो आपकी 5 टॉप 5 कंपनियां हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो टॉप 5 कंपनियां हैं उनमें से कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टील की, जो एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री है, जो शक्ति, स्वायत्त एवं बहुमुखी प्रतिभा के सहित कई लाभ प्रदान करती है। तो अब बात करते हैं साथी उन 5 कंपनियों के बारे में जो टॉप 5 स्टील उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, जिनमें से पहले नंबर पर आती है टाटा स्टील लिमिटेड। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पर आती है जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड। इसके अतिरिक्त तीसरे नंबर पर आती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, याद रखेंगे, सेल के नाम से। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी तीसरे नंबर पर आती है। इसके अतिरिक्त चौथे स्थान पर आती है आपकी एसआर लिमिटेड, जबकि 5वें स्थान पर आती है जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे। तो जो जेएसडब्ल्यू है ये भी जिंदल है, लेकिन ये दूसरे नंबर पर आती है, ये जिंदल स्टील वर्क लिमिटेड है, जबकि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है ये आपके 5वें नंबर पर आती है। तो इन यदि 5 कंपनियों में से कोई भी ऑप्शन में इनके अतिरिक्त था तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा था कौन नहीं है। ठीक है, तो उनमें से जो इनके अलावा कोई अन्य ऑप्शन था तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो टाटा स्टील की 5 महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो प्रथम 5 स्थानों पर काबिज हैं, उनमें से टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एस्सार स्टील, और इसके अतिरिक्त JSPL यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। तो ये 5 कंपनियों के बारे में पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था फ्रेंच ओपन 2023 का विवादित खिलाड़ी कौन रहा। याद रखेंगे जो फ्रेंच ओपन 2023 का एक खेल चल रहा था मिक्स डबल का, किसका, सॉरी डबल्स का खेल चल रहा था वोमेन में, किसका, याद रखेंगे डबल्स का वोमेन में खेल चल रहा था। इस दौरान क्या हुआ, जो बॉल गर्ल होती हैं जब शॉट लगाते हैं खिलाड़ी, आपने देखा होगा यदि टेनिस का टूर्नामेंट, तो उसमें कुछ बॉल गर्ल रखी जाती हैं। तो उस दौरान जब वो बॉल गर्ल खिलाती हैं, जो आपकी गेंदें उठाती हैं बीच बीच में, ठीक है, गलत शॉटों के, तो उसी दौरान क्या करते हैं कुछ खिलाड़ी थे, इनमें से एक खिलाड़ी थे आपके जापान के म्यूकाटो, ये लड़की है, ठीक है, और इसके अलावा इसकी सहयोगी थी ओलिल्डा सुतजियादी, ठीक है, ओलिल्डा सुतजियादी थी। ये दोनों ने मिलकर क्या किया, वो शॉट एक लड़की को मार दिया, ठीक है, जानबूझकर उस जो बॉल गर्ल थी उसको शॉट मार दिया, जिसके तहत एम्पायर ने उन्हें देख लिया, तो एम्पायर ने इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को बाहर कर दिया, यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया, ये मैच खेलने लायक नहीं रही। हालांकि ये लोग मैच जीत रही थी, फिर भी इन्होंने इनकी गलती से या फिर इन्होंने जानबूझकर वो जब बॉल गर्ल को शॉट मार दिया, तो इस दौरान क्या हुआ, इन लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया। ठीक है, वही कह रहा है कि इवेंट में युगल खेल उत्साह जारी था, लेकिन इस दौरान अपनी हालिया कार्रवाई के बाद नहीं रख पाई। कौन नहीं रख पाई, तो म्यूकाटो और ओल्डिला सुतजियादी। ठीक है, तो इसके अलावा युगल टीम का सारा, दूसरी टीम की जो खिलाड़ी थी उनमें सारा सॉरी टॉर्मी थी और मैरी बाजकोवो थी। ठीक है, इन दोनों के खिलाफ खेलते हुए दूसरे सेट में एक बॉल गर्ल को मारने के बाद अयोग्य घोषित कर दी गई। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो इनके खिलाड़ियों के नाम पूछे गए थे, तो इनमें से आपको दिया होगा म्यूकाटो, ऑप्शन में क्या दिया होगा, म्यूकाटो। ठीक है, इनमें से दिया होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं हम फ्रेंच ओपन 2023 के विजेताओं की। तो यदि पुरुष एकल की बात की जाए, पुरुष एकल किसने जीता है, तो याद रखेंगे पुरुष एकल आपका जीता है साथी किसने, नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, याद रखेंगे नोवाक जोकोविच के द्वारा क्या जीता गया है, पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्वियाटेक के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे ये एक अच्छी खिलाड़ी है ईगा स्वियाटेक, जो पोलैंड के निवासी हैं। ईगा स्वियाटेक के द्वारा क्या जीता गया है, महिला एकल का खिताब जीता गया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो फ्रेंच ओपन की विवादित खिलाड़ी कौन हो जाएंगे, आपकी म्यूकाटो हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था DLS का पूर्ण रूप क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। अगर बात करेंगे DLS के बारे में, तो इसका होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में छाप के। अगर बात की जाए साथी DLS की, ये किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट के से संबंधित शब्दावली है। किससे, DLS आपकी क्रिकेट से संबंधित एक शब्दावली है। जब किसी मैच के दौरान बारिश खलल डालती है, या मैच के दौरान आपको DLS पद्धति के आधार पर ओवर कम कर दिए जाते हैं, या फिर जो पहले टीम खेल चुकी है उसका स्कोर कम या ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे DLS की कुल मिलाकर क्या है, किसी मैच के दौरान यदि बारिश खलल डाल दे, तो इस दौरान मैच को कम ओवरों का कर दिया जाएगा, या कोई एक टीम खेल चुकी है तो उसके स्कोर को उसी जो उसका क्रम अनुसार है उसी के अनुसार स्कोर रखा जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा DLS के बारे में। DLS का फुल फॉर्म क्या होता है, डकवर्थ लुईस पद्धति। क्या होता है, डकवर्थ लुईस सिस्टम, या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं डकवर्थ लुईस पद्धति। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, डकवर्थ लुईस सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दौरान पुरुष टीम का खिताब किसने जीता है। ये 2023 के बारे में पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था, 2023 में जो आपका सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, इसका पुरुष टीम का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो हम पुरुष टीम और महिला टीम दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पुरुष टीम का खिताब किसने जीता है, तो राजस्थान ने। किसने, राजस्थान ने, याद रखेंगे गुरुवार को जो इसका हुआ था, क्या हुआ था, फाइनल। तो राजस्थान ने गुरुवार को यहाँ राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब जीतकर सर्विसेज को चौंका दिया। यानी कि याद रखेंगे उपविजेता पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, उपविजेता कौन रहा, तो याद रखेंगे सर्विसेज रहा। ठीक है, सर्विसेज इसका उपविजेता रहा, जबकि विजेता कौन रहा, तो राजस्थान रहा। ठीक है, जबकि याद रखेंगे केरल ने रेलवे को हराकर महिलाओं का खिताब बरकरार रखा। इससे पहले भी केरल विजेता था, और इसके अलावा केरल ने रेलवे को हराया और इसी के साथ महिलाओं का खिताब जीत लिया। ठीक है, तो बात करेंगे पुरुष की, राजस्थान जीता, जबकि महिलाओं की केरल जीता। ठीक है, बात करेंगे राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान ने पुरुष के फाइनल में पिछले साल की कांस्य पदक विजेता सर्विसेज को 3-0 से हराया था, जिसमें 27-25, 25-21 और 25-20 से जीत दर्ज की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तमिलनाडु ने पिछले साल की चैंपियन हरियाणा। ठीक है, तो याद रखेंगे पिछले साल की चैंपियन कौन थी, 2022 की हरियाणा थी, जबकि 23 की कौन है, आपकी राजस्थान बन चुकी है। ठीक है, याद रखेंगे। तो सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता पुरुष एकल का टीम खिताब किसने जीता है, पुरुष टीम का खिताब, तो राजस्थान ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अटल पेंशन योजना एंड NPS कितने % एनरोलमेंट इंक्रीज किया है। इस तरह से क्वेश्चन आया था। अगर बात करेंगे अटल पेंशन योजना और NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, तो इन दोनों के अनुसार जो आपका
कितने % एनरोलमेंट इंक्रीज किया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। यदि बात की जाए सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की, तो 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में हुई थी। ठीक है, जबकि बात करें अटल पेंशन योजना की, एपीवाई की, तो 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत होती है, जबकि एनपीएस की शुरुआत 2004 में होती है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा इसे 2009 में सभी कैटेगरी के लिए खोल दिया था। ठीक है, और यदि बात कीजिए इसके परसेंटेज एनरोलमेंट इंक्रीज की, ठीक है, यानी कि इन्होंने कितने % एनरोलमेंट इंक्रीज किया है, तो इसका आपको याद रखना है 22.28%। कितना? 22.88%। सॉरी, 28 नहीं होगा, 88% होगा। ये कितना एनरोलमेंट इंक्रीज किया है एनपीएस ने? तो 22.8%। जबकि बात की जाए अटल पेंशन योजना की, इसने कितना एनरोलमेंट इंक्रीज किया है? तो इसने 20% एनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज किया है अपना। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो साथ ही अटल पेंशन योजना के तहत 20% एनरोलमेंट इंक्रीज किया गया है, जबकि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपका 22.88% एनरोलमेंट इंक्रीज किया गया है। इससे संबंधित क्या होता है? इससे सीधा मतलब है कि इनके जो कस्टमर हैं वो कितने कितने बढ़े, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई? इस तरह से भी क्वेश्चन आया था, क्योंकि देखो जो आपका ये ग्रेड 2 का एग्जाम था आरबीआई का, इसमें स्कीम से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं में अगला क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो बात करें कुसुम योजना के बारे में, इसकी शुरुआत साल 2019 यानी कि 8 मार्च 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए ये कौन से मंत्रालय के अधीन आती है, तो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन। ठीक है, याद रखेंगे कौन से मंत्रालय के अधीन आती है ये आपकी आती है ऊर्जा मंत्रालय के अधीन। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। तो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत कार्य क्या होगा? तो याद रखेंगे इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 30%, राज्य सरकार की तरफ से 30% तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की तरफ से 30% सब्सिडी दी जाती है, और सिर्फ 10% ही इसमें किसानों को देना होता है। कहने का मतलब है किसानों के लिए इन्होंने सोलर पंप की स्थापना की है। किसकी? जो सोलर सिस्टम है उनको लगवाने की स्थापना की गई है। ठीक है, तो सोलर पंप लगवाने की सुविधा दे रही है कौन दे रही है? तो सरकार दे रही है। ठीक है, इसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा का उपयोग करके कम खर्चों में बेहतर फसल उगा सके। इसका कुल मुख्य उद्देश्य जो है, देखो पहली बात तो लाइट बचे, इससे क्या होगा जो कोयले से बिजली बनती है उससे जो प्रदूषण फैलता है वो कम होगा, और दूसरा हम ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करेंगे यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा सोलर पंप का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा? हमारी ऊर्जा बचेगी और प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसी के तहत 30% सरकार देगी, राज्य सरकार 30%, केंद्र सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं जिससे प्राइवेट ले सकते हैं वो 30% देंगी, जबकि केवल 10% पैसा किसको लगाना होगा? केवल किसान को लगाना होगा। ठीक है, तो इसके तहत किसानों के जो सोलर पंप होंगे वो लग जाएंगे, यानी कि ट्यूबवेल में आपकी सोलर प्लेटें लग जाएंगी। ये इस स्कीम की शुरुआत कब हुई है? तो जो 2019 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था बैंक गवर्नर G20 के पहले सत्र की आयोजन कहाँ पर हुआ है? यानी कि जो बैंकों के गवर्नर हैं उनका जो G20 सत्र है उसका पहला सत्र का बैठक कहाँ पर हुई है? तो वो इसमें 3 सत्रों की बैठक होनी है, जिसमें पहले सत्र की अगर बैठक की बात की जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से इसकी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, इसकी अगर अध्यक्षता की बात की जाए तो संयुक्त रूप से किसने की है? निर्मला सीतारमण और आपकी शक्तिकांत दास के द्वारा, क्योंकि इस समय वित्त मंत्री और गवर्नर दोनों की ज्वाइंट सेटिंग हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? भारत G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के पहली मीटिंग कहाँ पर हुई है? तो 24-25 फरवरी को, याद रखेंगे 24-25 फरवरी को आपकी बेंगलुरु में हुई है। ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो बैंक गवर्नर की पहली मीटिंग G20 की कहाँ पर हुई है? बेंगलुरु में हुई है, और कब हुई है? 24-25 फरवरी को हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पीएलआई योजना किसके संबंधित है? क्या कह रहा है? पीएलआई योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन आया था पीएलआई के बारे में। पीएलआई क्या है? तो बात करेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, भारत सरकार की एक योजना के प्रदर्शन से जुड़े हुए प्रोत्साहन का एक रूप है, जो कंपनियों द्वारा घरेलू इकाइयों को निर्मित उत्पादों में वृद्धिशील बिक्री का प्रोत्साहन देती हैं। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा आयात को कम करना। यानी कुल मिलाकर इसका जो अर्थ है सीधा सा है कि विदेशों से हमें आयात कम करना है। यदि हम विदेशों से आयात कम करेंगे तो हम क्या करेंगे? घरों में अपने यानी कि अपने देश के अंतर्गत क्या करेंगे? उत्पाद को बढ़ावा देंगे। ठीक है, विदेशों से जो आपका आयात है उसको कम करना है, तो हमें अपने घर में ही उत्पाद को बढ़ावा देना होगा। जिस प्रकार मान लीजिए आपके घर में कोई चीज़ बनती है, उसमें आपको कमी लानी है बाजारों से लाने में, तो आपको उसको घर में ज़्यादा ही बनाना होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार विदेशों से यदि आयात कम करना है तो उत्पाद में बढ़ावा देना होगा। इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई है। इसके अंतर्गत क्या होगा साथी? इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा विभिन्न कंपनियों को जागरूक किया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? इससे जब कंपनियां जागरूक होंगी तो आपको रोजगार की सुविधा बढ़ेगी। किसकी? इससे क्या होगा? रोजगार की सुविधा बढ़ेगी, और रोजगारी
जो बेरोजगारी दर है उसमें कमी आएगी। ठीक है, रोजगारी मिलेगी व्यक्ति को तो व्यक्ति खुश हो जाएंगे, यहाँ के जो युवा हैं वो रोजगारी के लिए भटक रहे हैं तो रोजगार मिलेगा तो युवा भी खुश हो जाएगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त क्या होगा, भारत में मेक इन इंडिया के तहत उत्पाद होंगे। ठीक है, और विदेशों से आयात कम हो जाएगा। तो PLI स्कीम का मतलब भी कुल मिलाकर है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसको याद रखेंगे बारे में। ठीक है, इसके बारे में, इसके योजना के माध्यम से अपने देश में रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे और यह बेरोजगारी दर में कमी लाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि जो बेरोजगारी दर में कमी लाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है PLI का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 8 कोर सेक्टर के बारे में। 8 कोर सेक्टर किससे संबंधित है? अगर बात करेंगे हम भारत के 8 कोर सेक्टर के बारे में, किसके बारे में? 8 कोर सेक्टर, जिसे हम 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसको किस नाम से याद जानते हैं हम? 8 कोर इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्रमुख सेक्टर माने जाते हैं उनमें से पहला सेक्टर है बिजली, दूसरा है स्टील, तीसरा है आपका रिफाइनरी उत्पाद, और चौथा है कच्चा तेल, और पाँचवा क्या है? कोयला है, छठवां सीमेंट है, सातवां आपका प्राकृतिक गैस है, और आठवां आपका है उर्वरक। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जो 8 कोर सेक्टर है वो आपके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बिजली आती है, स्टील आती है, रिफाइनरी आती है, कच्चा तेल आता है, कोयला आता है, सीमेंट आता है, प्राकृतिक गैस, उर्वरक आती है। ठीक है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्या हैं? उद्योग हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये इसी को क्या कहा जाता है? ज्वाइंट रूप से क्या कहा जाता है? 8 कोर सेक्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था स्वामी फंड किससे संबंधित है? क्या पूछा गया था? स्वामी फंड के बारे में बात करेंगे। स्वामी फंड क्या है? तो स्वामी फंड का मतलब है जो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड है, ये एक सामाजिक प्रभाव कोष है। कैसा है? सामाजिक प्रभाव कोष। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो सस्ती और मध्यम आय वाली आवास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना है। ठीक है, जो स्वामी फंड है इसका जो उद्देश्य है वो सस्ती और मध्यम आय वाली जो आवास परियोजनाएं हैं उनके लिए धन उपलब्ध कराना है, और जो रुकी हुई तनावग्रस्त विलंबित योजनाएं हैं उनको चालू करवाना है। ठीक है, याद रखेंगे। इस फंड को 2019 में लॉन्च किया गया था। यह एक वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, याद रखेंगे, वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वामी फंड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत साथी? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि PM किसान संपदा योजना, PM किसान संपदा योजना के बारे में पूछा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। तो आप लोग याद रखेंगे PM किसान संपदा योजना के बारे में। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो अगस्त 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? याद रखेंगे, PM किसान संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 2017 में हुई थी। और इसके अतिरिक्त यह योजना पूरी तरह से कृषि केंद्रित योजना है। कैसी है? कृषि केंद्रित योजना, यानी कि किसानों के लिए योजना बनाई गई है। जो किसान संपदा, इसका नाम ही है किसान संपदा योजना। ठीक है, तो कृषि पर केंद्रित योजना है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, और यह योजना आपकी 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। ठीक है, याद रखना है आपको। तो जो PM किसान योजना है ये आपकी अगस्त 17 में चालू होती है, जबकि 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? ये भी क्वेश्चन आया था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जाए, इसको हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत एक किसान प्रधान देश है। कैसा है? भारत एक किसानों का देश है जहाँ की ग्रामीण जो आबादी है वो अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 जनवरी 2016 को, ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 13 जनवरी 2016 को। ठीक है, इतना ही याद रखना है। ठीक है, 13 जनवरी 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना FBY नाम दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री FBY नाम दिया गया, इसको याद रखेंगे। और इस योजना का जो उन किसानों में प्रीमियम बोझ को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और उसकी खेती के लिए, जो किसानों की खेती होगी उसके लिए ऋण देते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के जो किसान ऋण लेते हैं इसका वही उद्देश्य है, और उस जो ऋण है उसकी ब्याज दरों को कम करना। ठीक है, इसी के तहत फसल का बीमा करवाया जाएगा, जिससे यदि फसल खराब हो जाती है, बीमार माफी चाहेंगे, जो मौसम खराब हो जाता है जिसके कारण क्या हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है। जैसे अनावृष्टि हो गई, यानी कि अतिवृष्टि हो गई, यानी कि अकस्मात ओले पड़ गए और ज़्यादा वर्षा हुई तो फसल खराब हुई। इसके तहत क्या होगा, भारतीय जो किसान हैं उनके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारत सरकार उनकी मदद करेगी। ठीक है, जो फसल नष्ट होगी उसका नुकसान कौन करेगा, भरपाई कौन करेगा, भारत सरकार करेगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ONGC के द्वारा कार्बन नेट जीरो, यानी कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया है? देखो, जो ONGC है ये भारत की एक महारत्न कंपनी है, और ONGC ने अपने स्वयं में शुद्ध शून्य कार्बन यानी कि नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। और ये लक्ष्य क्वेश्चन पूछा गया था कि कब रखा गया है, तो कंपनी के द्वारा 2038 तक शुद्ध शून्य यानी कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पूरा करना चाहती है। कौन करना चाहती है? तो ONGC कंपनी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके पहले इसने क्या किया था, ये
देश में भारत की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी है, जिसे ओएनजीसी का नाम रखते हैं, और 2030 तक ऊर्जा संक्रमण परियोजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ठीक है, 2030 तक ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगी जिसके तहत क्या होगा, 2038 तक आते आते जो अपना देश है वो आपका नेट जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, और इसने लक्ष्य रखा है कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही अवशोषण भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है, जैसे आपने मान लीजिए 100 आपने कार्बन उत्सर्जन किया। ठीक है, यदि आप इसी 100 को आप क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यदि अवशोषित कर लेते हैं तो इसे कहते हैं शुद्ध शून्य कार्बन। ठीक है, क्या कहते हैं, 100 उत्पादित किया, 100 ही अवशोषित कर लिया, तो इससे क्या बचा, जीरो बचा, तो इसी को कहते हैं नेट जीरो। ठीक है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे ओएनजीसी अध्यक्ष के बारे में, तो अरुण कुमार सिंह इसके अध्यक्ष है। ठीक है, इनके द्वारा इसकी जानकारी दी गई, किसके द्वारा, अरुण कुमार सिंह के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। और ओएनजीसी आपकी कार्बन नेट का लक्ष्य रखा है 2038 तक। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था आईआईपी इंडेक्स यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो बात करेंगे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में। याद रखेंगे ये आईआईपी एक संकेतक है जो निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। ठीक है, यदि औद्योगिक उत्पादन की जो उत्पाद होते हैं, जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं उनके उत्पादन की जो मात्रा है, जैसे कोई कंपनी है वो आपके क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है, जो उत्पादन की मात्रा है वो किसके अंतर्गत मापी जाएगी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। और इसे क्या है, तो इसे याद रखना है, इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय चला रहा है। जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है ये जारी कौन करता है, तो सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय इसको जारी करता है। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा मासिक संकलित एवं प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जो आईआईपी इंडेक्स है, जो आईआईपी आपका इंडेक्स है, इसको मासिक रूप से जारी कौन करता है, तो याद रखेंगे एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको मासिक प्रकाशित करता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। क्या आया था, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो बात करेंगे पीआईडीएफ के बारे में, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। ये एक ऐसा फंड है जिसे आरबीआई ने शुरू किया। किसने शुरू किया है, देखो आरबीआई ग्रेड 2 का क्वेश्चन था, तो आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो आरबीआई ने शुरू किया है इसको, और इसका बड़ा योगदान इसी बैंक का है, यानी कि आरबीआई बैंक ने इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया है अपना। जो आपका ये फंड खोला है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका जो मुख्य उद्देश्य है साथी, वो जो भारत है, पूरे भारत में क्या करना है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। इसका मतलब क्या है, इसमें अन्य बैंक एवं कार्ड नेटवर्क कंपनियों का भी योगदान होगा, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का ऐलान किया है, जिसमें गांव-गांव में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। यानी कि जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको इसीलिए बनाया गया है कि जो विभिन्न कंपनियां हैं, जैसे पेटीएम है, कौन है, पेटीएम है, आपकी फ़ोन पे है, कौन है, ये आपकी फ़ोन पे, ये सारी कंपनियां मिलकर क्या करेंगी, पूरे गाँव में जिस प्रकार क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, पूरे गाँव में आपका जो आपका ऑनलाइन पेमेंट होता है इसी को बढ़ावा देंगी। ठीक है, ये सारी कंपनियों के द्वारा, जैसे आपका भारत पे है, पेटीएम है, फ़ोन पे है, इसके अलावा गूगल पे है, ये सारी की सारी कंपनियां पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से, जो आरबीआई का जो मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन पेमेंट लाना पूरे भारत का, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ताकि क्या होता है, जो ऑनलाइन पेमेंट होता है उससे पूरा का पूरा डेटा आरबीआई के पास चला जाता है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना जो आपने किसी को भेजा, कितना आया, कितना टोटल आपने कर लिया, तो इस तरह से जो पूरा जो डेटा होता है वो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से आरबीआई के पास पहुंच जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया डीपीआई इंडेक्स, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो डीपीआई इंडेक्स को आरबीआई यानी कि आरबीआई की एक कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है। ठीक है, क्या है, आरबीआई के द्वारा जारी एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, जिसका निर्माण किसने किया है, आरबीआई ने किया है। ठीक है, इस इंडेक्स से यह पता चलेगा कि देश भर में पेमेंट किस स्तर पर डिजिटलाइजेशन हुआ है। यानी कि देखो अभी हमने किस क्वेश्चन को देखा था, अभी हमने देखा था पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। इसमें क्या किया था, आरबीआई ने सबसे पहले पैसा दिया कि जाओ कंपनियों को, आप लोग गांव-गांव में आप इसका प्रचार करिए कि ऑनलाइन पेमेंट करें। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, डीपीआई इंडेक्स, इसमें पूरी जानकारी मिलेगी। हमने आपको बताया जो ऑनलाइन अपन पेमेंट करेंगे वो पूरा का पूरा जो डेटा होगा वो किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। ठीक है, उसी में कह रहा है ये इंडेक्स से यह पता चलेगा कि देश भर में पेमेंट का स्तर किस स्तर तक डिजिटलाइजेशन हुआ है। ठीक है, और इस इंडेक्स में 5 मुख्य पैरामीटर्स होंगे। इसका निर्माण 2018 में हुआ था। कब हुआ था, मार्च 2018 में डीपीआई इंडेक्स का निर्माण हुआ था। इस आधार अवधि के रूप में किया गया था। ठीक है, किस आधार अवधि के, तो मार्च 2018 में आधार अवधि के रूप में इसका किया गया था, अर्थात मार्च 2018 के लिए डीपीआई स्कोर 100 निर्धारित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी मार्च 2021 में 4 माह के अंतराल में आरबीआई की वेबसाइट पर अर्धवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो हम कभी कभी न्यूज़ देखते हैं पेपर में कि 2-4 महीने के अंतर्गत कि
किसी कोई जो अपन लोग डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है, आरबीआई जारी करती है कि इतने लोगों ने इतना डिजिटल पेमेंट कर लिया, ठीक है, कई लाख करोड़ कर लिया। तो इस तरह की जो जानकारी होती है वो डीपीआई इंडेक्स के माध्यम से ही जारी की जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था एलोन मस्क किस कंपनी का सीईओ है। अगर बात करेंगे एलोन मस्क के बारे में, तो एलोन मस्क क्या है, स्पेस एक्स के संस्थापक है। किसके, जो आपकी स्पेस में काम करती है स्पेस एक्स, इसके सीईओ हैं एवं मुख्य कार्यकारी डिजाइनर है, ठीक है, यानी कि संस्थापक है। इसके अलावा ये टेस्ला कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक ओपन एआई नामक वो इंटेलिजेंस जारी की है, इसके भी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ये न्यूरालिंक के संस्थापक हैं और सीईओ हैं। इसके अलावा ये वर्तमान में ट्विटर के भी क्या बन चुके हैं, सीईओ मतलब, ठीक है, याद रखेंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और इसके अलावा ये मालिक भी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इतनी कंपनियों में से यदि कोई भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ तो इनमें से कोई ना कोई आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये सारी की सारी कंपनियां किसकी हैं, एलोन मस्क की हैं। और एलोन मस्क कहाँ का निवासी है, तो यूएसए का व्यक्ति है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी। इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसको 50 साल पूरे हो गए और इसी 50 साल पूरे होने की खुशी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इसी के तहत ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है, इसके आधार पर जो आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, कौन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इसको भी 50 साल पूरे हुए, ठीक है, याद रखेंगे। जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको भी 50 साल, और बांदीपुर नेशनल पार्क रिजर्व को, इसको भी हो गए 50 साल, ठीक है। तो इसी के आधार पर प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। और जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये मैसूर के साम्राज्य में महाराजा के निजी शिकार हेतु सुरक्षित क्षेत्र था। वर्तमान में इसे बांदीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है, ठीक है। तो जो पहले बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान था वो आपका पहले महाराजा का निजी शिकार क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन जब महाराजा वाला सिस्टम ही खत्म हो गया तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व को भारत सरकार ने अपग्रेड कर दिया, ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो हुई थी टाइगर प्रोजेक्ट की, याद रखेंगे, 1973 में हुई थी। और 29 जुलाई को, ठीक है, याद रखेंगे, 29 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग, टाइगर दिवस मनाते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे जुलाई है या जून, इसमें कंफर्म नहीं है, थोड़ा आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आरबीआई ग्रेड 2 का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। तो साथी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन कराना संभव नहीं है। 20 से 25 मिनट की जो क्लास होती है इसमें इतने सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक शिफ्ट में लगभग 80 क्वेश्चन आते हैं जीए के। तो इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे, ये इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इसको कराना आवश्यक था। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आपसे निवेदन है सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह के यदि एनालिसिस आपको प्राप्त करने हैं विभिन्न एग्जामों के, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए GS अब बाई DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल इसी वक्त, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।